ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना, चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट अपना चल रहा था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं पेज 257 से। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 230 पूरा कंप्लीट किया था। वो स्कीम समझ आ गई या कुछ क्वेरी है उसमें, पूछना है कुछ? क्लियर है पूरा टॉपिक? ट्रिब्यूनल वाला पार्ट हमने देखा। ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट या डेट रिस्ट्रक्चरिंग ये सब के लिए अगर जाना है तो एप्लीकेंट्स ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेंट में कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर, लिक्विडेटर, चारों में से कोई भी हो सकता है। ट्रिब्यूनल के पास जब एप्लीकेशन आएगा तो ट्रिब्यूनल इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है अपना एनालिसिस करेगी कि मीटिंग करवानी है क्रेडिटर्स की या नहीं करवानी, क्या करना है। मीटिंग अरेंज करने के लिए वो परमिशन देंगे। जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना होगा तो वो भी करवाएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन लेंगे। मीटिंग होगी तो मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि आप नोटिस भेज सकते हो। फिर नोटिस भेजा जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग के अंदर जो क्रेडिटर्स हैं 75% या 3/4 इन वैल्यू अगर अग्री करेंगे तो रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम को अप्रूवल मिलेगा। ट्रिब्यूनल इस बेसिस पे अप्रूवल देगा, उसके बाद हम आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे एंड देन वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बातें हुई थी। मीटिंग को डिसमिस किया जा सकता है या उसको ओवरराइड किया जा सकता है अगर 90% क्रेडिटर्स इन वैल्यू पहले ही राइटिंग में हाँ बोल दे तो मीटिंग कैन बी डिस्पेंस्ड विथ, ऐसा करके अपन ने पढ़ा था। तो ये सब पॉइंट्स पे बात हुई है। अब आगे के सेक्शंस जो है उसमें स्टोरी कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या बोला? सबसे पहले 231 का रेफरेंस है। यहाँ बोला पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। यहाँ अभी एनफोर्समेंट नहीं हो रहा था, यहाँ तो हम खुद जा रहे थे एप्लीकेशन लेके कि अलाउ कर दो। एनफोर्समेंट का मतलब कि एनसीएलटी खुद फोर्स करेगी कि आप इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट करो और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उस सेंस में बात हो रही है। तो 231 की लैंग्वेज क्या बोलती है देखते हैं। When the tribunal makes an order under 230 sanctioning a compromise on an arrangement in respect of a company, it shall have the power to supervise the implementation of the scheme and may at the time of making such order or at any time thereafter give such directions in regard to। इन शॉर्ट ऐसा है कि एक तो ट्रिब्यूनल बोलेगी कि क्योंकि आप हमारे पास आए थे परमिशन मांगने, हमने परमिशन दी है, तो हमारी परमिशन से काम हो रहा है ना, तो सुपरविजन करने का राइट हमें है। हम ये देखते रहेंगे कि जो स्कीम आपने हमसे अप्रूव करवाई है वही इंप्लीमेंट हो रही है ना, उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही। और अगर किसी भी पॉइंट पे उनको लगता है कि इस स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन करना जरूरी है तो मॉडिफिकेशंस के ऑर्डर वो इशू कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में वो मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। सबसेक्शन 2 में बोला इफ द ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सैंक्शन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड सैटिस्फैक्टरीली और विदाउट मॉडिफिकेशंस एंड दैट कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स एज पर द स्कीम, it may make an order for winding up the company and such an order shall be deemed to be an order made under section 273। in short NCLT को अब ये लग रहा है कि ये स्कीम इन्होंने पास तो करवा ली, इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रही, मॉडिफाई करके भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब स्कीम फेल होती नजर आए तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? वाइंडिंग अप का, तो उसके लिए जा सकते हैं। तो ये ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल इशू कर सकता है। 232 देखते हैं आगे। अब मर्जर अमालगमेशन की बात हो रही है। अभी तक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में उन्होंने एक ही स्पेसिफिक चीज टारगेट की थी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। मर्जर अमालगमेशन अभी तक वर्ड यूज किया नहीं था 230 में, अब वो स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए अलग सेक्शन है 232। तो स्कीम सिमिलर है लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बदले मर्जर अमालगमेशन की बात हो रही है। वैसा देखें, ट्रिब्यूनल्स पावर टू कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स मेंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मर्जर अमालगमेशन। First point, when an application is made to the tribunal under 230 for sanctioning the scheme proposed between the company and any such person as mentioned in that section, and it is shown to the tribunal that the compromise or arrangement has been proposed for the purpose of or in connection with a scheme for the reconstruction of the company or companies involving merger or amalgamation of any two or more companies, and that under the scheme the whole or any part of the undertaking, property or liability of any company which is transferor company is required to be transferred to another company, that is the transferee company, or is proposed to be divided among and transferred to two or more companies, the tribunal may on such application order a meeting of the creditors or class of creditors, members, class of members as the case may be to be called, held and conducted in such manner as the tribunal may direct। इन शॉर्ट वही स्कीम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन बोला कि मर्जर अमालगमेशन का अगर आप लोगों ने सोचा है और वैसी कोई स्कीम आप प्रपोज कर रहे हो तो जैसे 230 में हम मीटिंग बुला रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे भी मीटिंग बुला सकते हैं अंडर 232। लास्ट में देखो एक वर्ड लिखा है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, तो बोल आपने ये वर्ड पहले पढ़ा हुआ है, विद सिमिलर इफेक्ट एंड नेसेसरी चेंजेस, तो ये वही हो गया। तो बोला 230 के जो सबसेक्शंस रेफर किए 3 to 6 वो सेम वे में एप्लीकेबल होंगे जैसे वहाँ पे बोले थे, वहाँ रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एप्लीकेबल थे या मर्जर अमालगमेशन के लिए एप्लीकेबल। तो एज इट इज स्टोरी कॉपी पेस्ट हो रही है। तो कल मैंने आपको इसलिए बोला कि जो सेक्शन में आप दिमाग लगा रहे हो वो आपको आगे बाकी सारे सेक्शंस में काम आने ही वाला है और कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे निकलेंगे। अब ऐसे पढ़ोगे तो चैप्टर टफ नहीं लगेगा, एक एक सेक्शन को इंडिपेंडेंटली याद करने जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसा
सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स मीटिंग, वो नोटिस घुमाने वाली बात होगी. When an order has been made by the tribunal, merging companies or the companies in respect of which a division is proposed shall also be required to circulate the following for the meeting so ordered by the tribunal. First, the draft of the proposed terms of the scheme drawn up and adopted by the directors of the merging company. Confirmation that a copy of the draft scheme has been filed with the registrar. ये सब चीज़ें प्री रेक्विजिट्स हैं, ये सब कंप्लायंस पूरे होने चाहिए कि जो भी स्कीम है जिस पे आप मर्जर अमालगमेशन की बात कर रहे हो ना, उसका ड्राफ्ट रेडी होना चाहिए. इसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करके कंफर्म करवा लो. अ रिपोर्ट अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनीज एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, केएमपी, प्रमोटर्स. ये भी हमने कल देखा था कि इस मर्जर से जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमें एक बार डिस्क्लोज करना पड़ेगा. वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में बात की है, वो भी हमने देखा कल. सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट इफ द लास्ट एनुअल अकाउंट्स ऑफ द मर्जिंग कंपनी रिलेट टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग more than 6 months before the first meeting. ये पॉइंट ऐसा है कि 31 मार्च जा चुकी है, अब ये जो मैटर चल रहा है उस मैटर को और 6 महीने हो चुके हैं, मतलब 31 मार्च प्लस 6 मंथ्स, उसके बाद ये सब बातें हो रही है और पहली मीटिंग हो रही है. तो आप पहली मीटिंग में जो अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हो ना लास्ट 31 मार्च तक के, वो आज से 6 महीने से ज़्यादा पुराने हैं. तो उस सिचुएशन में लास्ट 6 मंथ्स का भी एक एडिशनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि रिसेंट ट्रांजेक्शंस में कंपनी में क्या क्या हुआ, वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट एड ऑन हो जाएगा. उतना आपको कंप्लायंस करना है. लेकिन अगर 6 मंथ्स का गैप नहीं क्रिएट हुआ है अभी तक और इतनी डेट आई नहीं है, तो 31 मार्च तक के जो अकाउंट्स दिए वो इनफ है, वो चलेंगे. सैंक्शनिंग ऑफ स्कीम बाय ट्रिब्यूनल. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं इसमें. और क्या, ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ दैट द प्रोसीजर स्पेसिफाइड हैज बीन कंप्लाइड may by order sanction the compromise or arrangement or by subsequent order make provision for the following matters namely. तो वो अलाउ कर सकते हैं और साथ साथ में ये सारी चीज़ों का भी अरेंजमेंट अपने ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं. द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी of the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of the transferor company from a date to be determined by the parties unless the tribunal for reasons decides otherwise. मतलब एक डेट डिसाइड कर लेंगे कि जिस डेट पे सारी असेट लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरी कंपनी को पास ऑन हो जाएगी, या तो आपस में स्कीम में वो डेट डिसाइडेड हो या ट्रिब्यूनल कोई डेट मेंशन कर दे तो वो रेलेवेंट डेट होगी. डिपेंड करता है क्या हो रहा है. अलॉटमेंट और अप्रोप्रिएशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी शेयर्स. अब जो भी ट्रांसफरर कंपनी असेट्स लायबिलिटीज आपको दे रही है तो आप सामने उनको कुछ शेयर्स तो दोगे ना. मर्जिंग एंटिटी में यही होता है ना कि जो शेयर होल्डर्स अपना बिजनेस हमें बेच रहे हैं उनको हम अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे. तो ट्रांसफरी कंपनी को अपने शेयर्स का अलॉटमेंट, अप्रोप्रिएशन, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको पास ऑन करने हैं वो कैसे करने हैं कैसे नहीं, उसके बारे में क्लैरिटी होगी. नो ट्रांसफरी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन इट्स ओन नेम और अंडर एनी ट्रस्ट. ये बोला है कि खुद के नाम से शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते. क्लियर करा देता हूँ क्या है. अ ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होल्ड एनी शेयर इन इट्स ओन नेम और इन द नेम ऑफ एनी ट्रस्ट वेदर ऑन इट्स बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी एसोसिएट एंड एनी सच शेयर्स शैल बी कैंसल्ड और एक्सटिंग्विश्ड. ये इंटर कंपनी होल्डिंग्स की बात हो रही है. जिस कंपनी को आपने अक्वायर कर लिया, ऐसा हो सकता है उसमें ऑलरेडी आपके कुछ शेयर्स हो, ये पॉसिबल है. तो अब वो शेयर्स का क्या करेंगे, उसको तो कैंसिल आउट ही करना पड़ेगा, खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाकी का भी स्टेक पूरा ले ही लिया है. तो इंटर कंपनी होल्डिंग्स में अगर कोई एग्जिस्टिंग होल्डिंग दिख रही है जिसका आपको सेंस नहीं बनता तो उसके कैंसिलेशन या एक्सटिंग्विशमेंट की बात आ सकती है, वो क्लैरिफाई किया. द कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरर कंपनी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी के बीच में अगर कोई लीगल मैटर ऑलरेडी चल रहा है तो इसको कंटिन्यू करना है, इसको कैंसिल कर देना है, उसके बारे में भी ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकता है. डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफरर कंपनी. ठीक है, वाइंडिंग अप की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम तो हटाना पड़ेगा ना. जो एंटिटी मर्ज हो गई अब वो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो डायरेक्ट डिसोल्यूशन हो सकता है. द प्रोविजन टू बी मेड फॉर एनी पर्सन हु विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम द स्कीम. डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कि भाई आप पैसे लो और निकल जाओ, वैसा हो गया. वेयर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय एनी नॉन रेसिडेंट under the FDI norms or guidelines in accordance with the law for time being in force, allotment of shares of the transferee company to such shareholders shall be in the manner specified. तो ये बात पे भी क्लैरिफिकेशन कर दिया. FDI इन्वेस्टर्स को कैसे सिक्योरिटीज पास ऑन करनी. ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज, वो भी तो होगा, ट्रांसफरर कंपनी के एम्प्लॉय और ट्रांसफरी कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, ये सब चीज़ें क्लियर आउट होंगी. When the transferor company is a listed company and the transferee company is an unlisted company. ओके ध्यान रखना, जो ट्रांसफर हो रही है वो लिस्टेड है, जिसके अंदर मर्ज हो रही है जाके वो अनलिस्टेड है.
द ट्रांसफरी कंपनी शैल रिमेन अनलिस्टेड अंटिल इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी हमारे साथ मर्ज हो जाए तो हम अनलिस्टेड ही रहेंगे, ये चीज़ क्लियर कर दी। बाय डिफॉल्ट हम लिस्टेड नहीं हो जाएंगे ऐसा बोला है। तो वो लिस्टेड एंटिटी का लिस्टिंग स्टेटस हटा देना पड़ेगा और क्या, क्योंकि वो कंपनी तो बंद हो रही है ना, जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो कंपनी बंद हो रही है, तो उसके शेयर्स अब स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट हो ही नहीं सकते, वो तो वहां से हट गए। तो डी लिस्टिंग तो बाय डिफॉल्ट हो गया। इफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी डिसाइड टू ऑप्ट आउट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, ओके, तो डिसेंटिंग वाली बात होगी, तो उनको किस प्राइस पे पैसे देने पड़ेंगे वो कैलकुलेशन करके एक प्री डिटरमाइंड प्राइस निकाल सकते हैं और उनका पेमेंट करके उनको फ्री कर सकते हैं। Where the transferor company is dissolved, the fee, if any, paid by the transferor company on its authorized share capital shall be set off against any fees payable by the transferee company। देखो इसमें ऐसा है, ऑथोराइज कैपिटल आप जितनी लिखवाते हो अपनी कंपनी की, उस पर आपको एक फीस पे करनी पड़ती है या स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो होता है। अब इसमें यह भी अलाउ किया कि जब ट्रांसफरर कंपनी मर्ज होकर बंद हो गई तो ट्रांसफरी कंपनी ही तो बची है। अब जब इसकी कैपिटल और इसकी असेट्स दूसरी कंपनी मर्ज होगी तो हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी को अपनी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ानी पड़े। अगर ट्रांसफरी कंपनी अपनी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाती है तो उनको अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं है, जितनी फीस इस ट्रांसफरर कंपनी ने ऑलरेडी पे कर रखी है ना, उसका सेट ऑफ उनको मिल जाएगा। ऐसा है। अब कोई अमाउंट से ये चीज़ समझा देता हूँ कि भाई जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफरर कंपनी थी जो बंद हो गई, उसकी कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल 100 लाख थी। 100 लाख के हिसाब से उन्होंने कुछ फीस आरओसी में पे कर रखी थी, लेट दैट फीस भी 1 लाख रुपीज, 1% मान लेते हैं। अब मेरी ये जो कंपनी है, जो अक्वायरर कंपनी है, जो ट्रांसफरी कंपनी है, उसकी भी ऑथोराइज कैपिटल थी 200 लैक्स। अब क्योंकि ये कंपनी मेरे में मर्ज हो रही है, इसकी कैपिटल भी तो मेरे में ऐड हो गई, मैं इसको इनके शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करूंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी ना कंपनी की। अब जब मेरी कैपिटल बढ़ी ना तो मुझे ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ा। अब जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे फीस पे करनी पड़ेगी। ये फीस में मुझे वो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा जो टारगेट कंपनी ने ऑलरेडी पे करके रखी है। इन शॉर्ट, आपका दिया हुआ डिपॉजिट मेरे काम आ रहा है क्योंकि आपकी कंपनी मैंने खरीद ली है, तो आपका दिया हुआ डिपॉजिट भी तो मेरा ही हो गया। समझ में आया? तो मुझे उतने एक्सटेंड तक फीस का बेनिफिट मिलेगा। उससे ज्यादा मैं कैपिटल ऑथोराइज बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ सरप्लस अमाउंट की मुझे फीस पे करनी है। इन शॉर्ट, आपकी पे की हुई फीस जो आपने ऑलरेडी दे रखी थी उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, यूज करने को मिल जाएगी। इतना यहाँ पे बोला है। क्लियर है? तो उल्टा अच्छा है ना, बेनिफिट मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, रिपीट पे नहीं करना पड़ेगा। और क्या लास्ट पॉइंट में बोला है, सच इंसिडेंटल मैटर्स टू बी डिसाइडेड। और भी कुछ इसमें क्लियर आउट करना होगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ हेडिंग वाला, ऑडिटर सर्टिफिकेट एज टू कन्फर्मिटी विद द स्टैंडर्ड्स। ये कल भी बात हुई थी, रिपीट है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो देखोगे उसमें भी हेडिंग से काम हो जाएगा। हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज वो तो ऑब्वियसली हो रहा है क्योंकि हम मर्जर अमालगमेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल से जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसकी कॉपी आरओसी में सबमिट करना, ये सब कल देखा हुआ है। 30 डेज का टाइम भी सेम है। स्कीम की इफेक्टिव डेट तो जो डॉक्यूमेंट में पास करवाई होगी वही मानी जाएगी। एनुअल स्टेटमेंट टू बी सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल्स। ओके, जब तक ये स्कीम कंप्लीट नहीं हो जाती ना, हर साल आपके अकाउंट्स का एनुअल स्टेटमेंट सर्टिफाई कराना पड़ेगा प्रोफेशनल से और फिर आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब स्कीम है ना इमीडिएटली बैकअप नहीं होती। मर्जर अमालगमेशन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल और डिटेल्ड काम है। इसको पूरा ऑन पेपर कंप्लीट करने में कितनी बार 1-2 साल लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, ऐसा होता है। ये व्हाट्सएप और फेसबुक का जब टेक ओवर हुआ था, फेसबुक ने व्हाट्सएप परचेज कर लिया, $19 बिलियन का एक्विजिशन था वो। वर्ल्ड का तब का सबसे महंगा एक्विजिशन था। $19 बिलियन कितने कंट्रीज की जीडीपी नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट पे किया था उन्होंने। और तब आया था कि छोटे छोटे कंट्रीज की तो कंबाइंड जीडीपी से ज़्यादा महंगा तो व्हाट्सएप बिका है। तो इतना बड़ा टेक ओवर, उसमें पेपर वर्क करने में कितना टाइम लगा होगा? 2 साल लगे थे कंप्लीटली। डिक्लेयर करने के बाद कंफर्म न्यूज़ आने में क्या पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ लीगली एंड कंप्लीटली व्हाट्सएप इज अ ब्रांड ऑफ फेसबुक। तो वो चीज़ों को कंप्लीट करने में 2 ईयर्स लग गए थे। वोडाफोन आइडिया में भी ऐसे ही हुआ। हर टेक ओवर में ये होता है कि अनाउंस कर देते हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पेपर वर्क कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो तब तक जो हर साल के एनुअल स्टेटमेंट्स बनेंगे उसमें ये कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन आप साथ में पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये बातें क्लियर कर ही दी, तो ऐसा तो उसकी टेंशन नहीं। तो ये स्कीम आपकी कंप्लीट हो गई। नॉर्मल मर्जर अमालगमेशन कैसे होता है वो यहाँ पे बता दिया इन्होंने। अगली जो स्कीम आ रही है दैट इज 233। 233 को यहाँ पे फास्ट ट्रैक मर्जर बोला जाता है। पर्टिकुलर कंपनीज के केस में एप्लीकेबल है। पहले तो ये समझना है कि किसको ये अलाउड किया गया है, वो आप देख लो। स्टार्टिंग में ही बोला है 2 और मोर स्मॉल कंपनीज बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड होल्डली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, सच अदर कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इनके लिए ये फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसीजर है। नीचे भी वो बात लिखी है और उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन की उन्होंने फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए। 2 और मोर स्टार्टअप कंपनीज बोल दिया।
और वन और मोर स्टार्टअप कंपनी विथ वन और मोर स्मॉल कंपनी, ये भी इंक्लूड कर दिया। स्टार्टअप कंपनी का क्या मतलब होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मिनिस्ट्री की डेफिनेशन है वही। तो दो या दो से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज मर्ज हो रही हो, वन स्टार्टअप एंड वन स्मॉल कंपनी मर्ज हो रही हो, तो उसमें फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं फास्ट ट्रैक में क्या हो रहा है सर। 233 सबसेक्शन 1 में, नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ 230 एंड 232, पहले ही बोल दिया ओवर राइडिंग इफेक्ट, पीछे के दोनों सेक्शन को ओवर राइड करते हुए सेक्शन आया है, उसके रूल्स फॉलो नहीं करेगा। अंदर डिटेल में वही समझाया है जो ऊपर लिखा है। ए पॉइंट में बोला कंडीशंस में क्या फुलफिल करना है, अ नोटिस ऑफ द प्रपोज स्कीम इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस, ये आपको पता है, जो भी अथॉरिटीज है उनसे ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगवा लो। आरओसी बोला है, रजिस्ट्रार, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, इन सब से। और टाइम कितना मिलेगा उनको, 30 डेज का, 30 डेज के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन सजेशन रिसीव्ड विच आर कंसिडर्ड बाय द कंपनीज इन देयर रिस्पेक्टिव जनरल मीटिंग्स एंड द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स एट जनरल मीटिंग होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये फास्ट ट्रैक मर्जर के अप्रूवल के लिए 90% मेंबर्स जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उतने कंसेंट मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी। ईच ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व इन द मर्जर फाइल्स अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, तो ये मेन टर्म है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये फाइल करना पड़ेगा कि मर्जर का रीजन इंसॉल्वेंसी नहीं। स्कीम इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी 9/10 इन वैल्यू, वो ऊपर देख लिया, वो शेयर होल्डर्स था या क्रेडिटर्स बोला है, क्रेडिटर्स का जो कंफर्मेशन ले रहे हैं उसमें भी 9/10 इन वैल्यू और ऊपर 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, बात सिमिलर है लेकिन टाइप ऑफ पर्सन अलग अलग है। ठीक है, नोटिस देने की बात हो रही है, मीटिंग करके ये सब चीज़ें कन्वे करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो 21 डेज का नोटिस दे के क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी है और उसमें ये काम आपको करना है। ट्रांसफरी कंपनी टू फाइल अ कॉपी ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड इम्प्लाइड है, आप रजिस्ट्रार और ये सब अथॉरिटीज़ को स्कीम जो अप्रूव करवाओगे वो सबमिट कर देना कि हम इस बेसिस पे मर्जर कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू कन्फर्मेशन ऑर्डर वेयर देर आर नो ऑब्जेक्शंस और सजेशंस फ्रॉम द रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अपना अप्रूवल देगी कि हाँ भाई ना रजिस्ट्रार को प्रॉब्लम है ना लिक्विडेटर को, आप आगे बढ़ सकते हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्शंस इफ एनी बाय द रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर टू बी कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके लिए इन अथॉरिटीज को 30 डेज का टाइम मिलेगा, नहीं जवाब आया तो मान लेंगे ऑब्जेक्शन नहीं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी ये सब बातों को लेके, आफ्टर रिसीविंग ऑब्जेक्शन सजेशन और फॉर एनी रीजन इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच अ स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, इट में फाइल एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के पास सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने के लिए 60 डेज का टाइम मिलेगा। नॉर्मली अपने को सब जगह 30 डेज का टाइम मिलता है, बट क्योंकि टाइम गवर्नमेंट मांग रही है तो ज़्यादा टाइम मांग सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अपने याद कर सकते हैं, 60 डेज होगा यहाँ पे। ट्रिब्यूनल इस एप्लीकेशन पे एक्शन लेगी, फिर डिसाइड करेगी उनको क्या डिसीजन देना है वैसा होगा। रजिस्ट्रार हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द ट्रांसफरी कंपनी हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड, इम्प्लाइड है, ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो अक्वायरिंग कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी मतलब जो टारगेट कंपनी जो मर्ज हो रही है, तो जो अक्वायरिंग कंपनी है वहाँ की आरओसी को भी तो बताना पड़ेगा कि हम ये कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं और अब मर्जर हो चुका है, तो वो बताना जरूरी है, तो कम्युनिकेशन के लिए बोला। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम का इफेक्ट सिर्फ इतना है कि जैसे ये स्कीम अप्रूव हो गई, रजिस्टर हो गई, ट्रांसफरर कंपनी के डिसोल्यूशन का प्रोसेस बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो बंद हो ही रही, तो मर्जर अनाउंस हो गया ऐसा। 9 में क्या बोला, रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम शैल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स, और भी चीज़ें बताइए, और ये इफेक्ट्स कॉमन इफेक्ट्स है, असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो वैसी की वैसी चलती रहेगी, ये बोला। एंड वेयर द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर परचेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स और सेटलमेंट ऑफ द डेट ड्यू टू द एक्सटेंट इट इज अनपेड शैल बिकम द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, इम्प्लाइड है, सारी लायबिलिटीज यहीं पे ट्रांसफर होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट भी रिपीट है, आप देख लो, और उसके बाद सबसेक्शन 11 में भी सेम स्टोरी, तो वही बेस पे पूरा पॉइंट चल रहा है। नीचे वो 233 वापस रिपीट हो गया एक्चुअली, वो आप कट कर दो चलेगा, क्योंकि आगे पढ़ ही लिया ना अपन। फास्ट ट्रैक मर्जर का जो हेडिंग है 233 सेक्शन, वो जो 2 पॉइंट्स है ए और बी, वो पहले भी तो पढ़े, तो पूरा कट कर दो, रिपीट है, वापस नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, कोई क्वेरी इसमें? बस ठीक है, इतना आज रखते हैं, बाकी का फिर कल कंप्लीट कराऊंगा, एक सेशन में हो जाएगा, इनफ।